चलिए, इसको पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके थे मॉडल सेट का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और 7 जो क्वेश्चन लिया गया आपका, वो है आपका डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट और मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट में बहुत ऐसा डिफरेंस है जो सेम नहीं चल सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स कहता है कि दो दिए हुए डिटर्मिनेंट्स तभी इक्वल होंगे जब दोनों का इवेल्युएट वैल्यू यदि सेम आता है तो दोनों डिटर्मिनेंट सेम होगा। और एक बात और, डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक स्पेशल फॉर्म ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ना कि कोई एनी अदर मैट्रिसेस। तो स्पेशल फॉर्म ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा और टेकन इनसाइड द मॉडुलर साइन, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। अब यहाँ क्वेश्चन है कि इफ इन द गिवन डिटर्मिनेंट 2 3 4 5 is equal to x3 2x5, then find the value of x. what is the value of x? ये आपका ऑप्शन में दिया है, जो सही होगा वही आपका आएगा। तो सॉल्यूशन यदि चलते हैं इसका, तो क्या होगा, देखिए डिटर्मिनेंट दिया 2 3 4 5 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x3 2x5। नाउ नेक्स्ट, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डिटर्मिनेंट का रूल होता है, आप जानते होंगे, 2/2 ऑर्डर A B C D, इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट भी करते हैं, और कभी कभी हम लोग अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर टेकन इनसाइड द मॉडुलर साइन, ये भी आपका डिटर्मिनेंट का लिखने का तरीका है। और इतना इज इक्वल टू यदि जो लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू, वो क्या होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले ऐसे गुना करेंगे फिर उसके बाद ऐसे गुना करेंगे, गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टेकन पॉजिटिव साइंस। सो ए इंटू डी ए डी, बीच में माइनस आएगा साइन, उसके बाद बी इंटू सी बी सी, जो ये वैल्यू आया वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू हुआ 2/2 ऑर्डर का। तो आप यहाँ पर भी देखिए 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आएगा, बीच में क्या साइन आएगा, माइनस, अकॉर्डिंग टू रूल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब कहता है क्या चीज, 3 इंटू 4 करेंगे तो 3 चौके कितना आ गया, 12, इक्वल टू, फिर सेम प्रोसेस इसमें भी लगाऊंगा मैं, तो 5 इंटू एक्स 5x, माइनस उसके बाद 3 इंटू 2 6x। आगे देखेंगे और सॉल्व करते हैं तो 10 में 12 हो गया, -2 बचा, क्यों, नेगेटिव साइन का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और पॉजिटिव साइन वाला वैल्यू कम है, इक्वल टू लिखेंगे 5x में 6x गया तो -x बचेगा, 6x में 5x गया तो -x, नेगेटिव साइन वाला वैल्यू ज़्यादा है इसलिए नेगेटिव साइन। अब दोनों तरफ नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया। तो x इक्वल टू क्या मिल गया आपका, 2, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आंसर क्या होगा, ए। अब क्वेश्चन है आपका 8, ये आपका क्वेश्चन कंटिन्यूटी से लिया गया है, और ये क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इफ एक्स लेस एन इक्वल टू 3 एंड बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। ये जो दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। उस कंडीशन में ये और b के बीच का रिलेशन आपको फाइंड करने बोला। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आप लोग बहुत तरीके से डिफाइंड होता है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि a और b दो ऐसे एलिमेंट हैं, इन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन का काम किया जिसको हम लोग स्टार से डिनोट किए या कभी कभी वो से भी डिनोट होता है, तो ये ऑपरेशन दो एलिमेंट के बीच का जो ऑपरेशन है वही आप अपने आप में एक रिलेशन डिफाइंड हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये ऑपरेशन का साइन क्या क्या हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, ग्रेटर का हो सकता है, लेस का हो सकता है, यूनियन का हो सकता है, इंटरसेक्शन का हो सकता है, ग्रेटर एंड लेस इक्वल का हो सकता है, लेस एंड इक्वल का हो सकता है, ETC एटसेट्रा, और कुछ भी हो सकता है।
तो यहाँ पर भी यही चीज़ होगा कि ये और बी के बीच में क्या रिलेशन, ये बी से कितना बड़ा है, ये बी का कितना भाग है, क्या हो सकता है, ईटीसी में आ जाएगा। तो पहला काम कंटिन्यूटी का जो होता है कॉन्सेप्ट, कि यदि कोई फंक्शन दिए हुए पॉइंट पर, उसके डोमेन में दिए हुए पॉइंट पर यदि कंटिन्यूअस है, तो उस पॉइंट पर उसका LHL वैल्यू, RHL वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू ऑफ लिमिट तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ क्या देख रहा हूँ कि x 3 पर यदि कंटिन्यूअस है और ये फंक्शन डिफाइंड कर दिया गया है कि x लेस एन 3 के लिए डिफाइंड है, लेस एन इक्वल टू 3 के लिए डिफाइंड है कि fx इक्वल टू ax प्लस 1, और x ग्रेटर देन 3 के लिए डिफाइंड है bx प्लस 3। तो ये इसके लिए ये LHL का भी काम कर रहा है ये फंक्शन, और फंक्शनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन का भी काम कर रहा है उसी लिमिट पॉइंट पर, और इसके लिए फंक्शन RHL का काम करेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, इसलिए 3 पर LHL वैल्यू इक्वल टू RHL वैल्यू इक्वल टू f ऑफ 3 यानी फंक्शनल वैल्यू ऑफ द लिमिट एट x इक्वल टू 3। कोई भी दो लेके चलिए आप, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो LHL लेके चलता हूँ, तो LHL के लिए फंक्शन कितना है, ax प्लस 1, और RHL के लिए फंक्शन कितना है bx प्लस 3। ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए इस तरह बना रहा हूँ शॉर्टकट ट्रिक में। अब एट एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका 3, तो जहाँ एक्स वहाँ 3 बैठा दीजिए, तो ये इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू बी इंटू एक्स के जगह पर 3 प्लस 3। आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो देखिएगा ए और बी के बीच का रिलेशन आपको मिल जाएगा। तो 3 इंटू ये 3 हो गया, आप प्लस कितना आ गया आपका 1, इक्वल का साइन आया, फिर 3 इंटू बी 3b प्लस 3। अब 3 ये आप देख रहे हो कि बी आपका LHS तरफ भी है, एक जगह बराबर के साइन में दिया हुआ है, तो बी आप LHS तरफ ले आइए, अच्छा रहेगा आपके लिए, जो आपको ऑप्शन के साथ मैच करेगा। 3 ये माइनस उधर प्लस 3b था, 3b इक्वल टू 1 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो 3 माइनस 1। मैं तीन दोनों में है, कॉमन ले लेता हूँ। टू टेक कॉमन 3 फ्रॉम बोथ, रिमेनिंग टर्म विल बी a माइनस बी का होल इक्वल टू 3 में 1 गया तो कितना बचा 2। अब आगे लिखता हूँ a माइनस बी इक्वल टू 2 बाय, ये 3 इधर मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड हो गया, तो a माइनस बी इक्वल टू 2/3। मतलब ये कहाँ आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर सी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये आपका डिफ्रेंशिएशन से लिया गया है। तो डिफ्रेंशिएशन आप जानते होंगे फार्मूला कि सबसे पहले देखिए y इक्वल टू यदि आपका दिया है log x, तो डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला था dy अपॉन dx, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x बाय dx हो गया। तो इसका क्या था फार्मूला, dy अपॉन dx इक्वल टू log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। ये आपका फार्मूला काम किया। तो आगे चलता हूँ मैं। सिंस मेरे पास क्या है y इक्वल टू log ऑफ log x, अब देखना है कि डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x बाय dx।
इक्वल टू डी ऑफ लॉग एक्स। यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट करेंगे, लॉग एक्स, बिकॉज ये आपका फार्मूला देख रहे हैं यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, और इसका फार्मूला नीचे में एक्स है तो एक्स के जगह पर लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट किया, जितना से डिवाइड किया उतना से मल्टीप्लाई करूँगा। चेन रूल का यूज हो रहा है यहाँ बाय डी एक्स। अब कॉन्सेप्ट यूज कर दूंगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। एक्स के जगह पर कितना है, लॉग एक्स, तो मैं इसको लिख दिया लॉग एक्स इंटू, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर पुनः आप देख सकते हैं फार्मूला में लिख चुका हूँ मैं कि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो 1/x इसका हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1/x इंटू लॉग एक्स। अब इसको मैच करते हैं ऑप्शन के साथ में, तो ऑप्शन मेरा सी मैच हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हम्म, अभी क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, उधर भी है ना। क्वेश्चन नंबर ये 10 है, ये भी आपका डिफ्रेंशिएशन से लिया गया है, और ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का जो आपका डिफिनेशन होता है कि यदि कोई फंक्शन u इक्वल टू दे दे f ऑफ x कॉमा वाई इन द कम्बिनेशन फॉर्म ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, जब भी दे देगा इम्प्लिसिट फंक्शन तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये कम्बिनेशन फॉर्म ऑफ एक्स वाई देता है, और उतना इक्वल टू एक समीकरण के फॉर्म में देगा जो दिया हुआ अभी लिख लिए एक्स वाई। यदि ऑलरेडी हम इसको फंक्शन के टर्म में लिखूं तो रूट अंडर मेरा एक्स है प्लस रूट अंडर वाई है, और इक्वल टू दिया हुआ रूट अंडर ये, यदि इसको मैं इधर ले आऊँ तो रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई माइनस रूट अंडर ये हो गया इक्वल टू 0। अब इतना को यदि मैं बात करूं यानी बोलूं तो ये लिख सकता हूं मैं फंक्शन ऑफ क्या हो गया मेरा एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई के फॉर्म में फंक्शन हो गया, और इक्वल टू में क्या आ गया 0, तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन बहुत सिंपल है, आसान है। जिस प्रकार से आप पहले कॉन्सेप्ट से डिफ्रेंशिएशन करते थे उसी तरह से डिफ्रेंशिएशन कर देना है। यहाँ अलग से किसी को y नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि y का भी टर्म इसमें दिया हुआ है, तो खुद अपने आप आ जाएगा dy अपॉन डी एस का टर्म। तो लिखा क्वेश्चन क्या है कि इफ़ रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई इक्वल टू रूट अंडर ये, देन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाट। मतलब आपको दिया है फंक्शन रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ये है, तो dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन देखिए, दिया क्या आपका रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई इक्वल टू रूट अंडर ये। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑब्जेक्टिव इसलिए ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई बाय डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ये बाय डी एक्स। यहाँ पर आपका डिफ्रेंशिएशन किया हूँ मैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और बात ये हुई कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन के इनसाइड में यह लिया कि आपको बताता हूँ मैं थोड़ा सा कि यदि y इक्वल टू कोई फंक्शन f(x) दे दे और इसका आपको डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आया था एफ डैश एक्स, क्योंकि ये नोटेशन आपका डिफ्रेंशिएशन का। अब रही बात कि यहाँ पर x है, तो यहाँ भी x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो यहाँ भी x आया। यदि x के जगह पर कुछ चेंज हो जाए, y हो जाए, तो यहाँ भी हम y कर देंगे, तो यहाँ भी y आ जाएगा मेरा।
सिमिलरली उसी प्रकार से कि यदि आप ये भी बताए थे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स बाय डी एक्स, ये फार्मूला है आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स। तो आप क्या देख रही हो कि यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है। तो ध्यान रखने की बात है, यहाँ तो रूट एक्स में एक्स तो मैच कर गया इसलिए ये फार्मूला में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर रूट वाई है तो इनसाइड में वाई है, एक्स नहीं है, तो मैंने वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, फिर इस वाई को मैंने जितना से डिवाइड किया उतना मल्टीप्लाई किया और जो आपका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहा था वो डी एक्स लिख दिया और उधर भी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया। तो आता हूँ मैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला 1/2 रूट अंडर एक्स प्लस रूट वाई का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट अंडर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला ही होता है जीरो। जिस फंक्शन का जो भी फंक्शन जिसका वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में जब काम करेंगे तो वह फंक्शन का फार्मूला लगेगा, अदरवाइज सारा उसका कांस्टेंट कांस्टेंट कंसीडर होगा और उस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। अब आगे आते हैं, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको डी वाई अपॉन डी एस का वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपका आंसर के साथ मैच कर जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एस जब निकालूंगा तो ये टर्म को लेफ्ट साइड रखता हूँ, इस टर्म को उधर ले जाता हूँ, तो 1/2 रूट अंडर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस, इधर प्लस था उधर गया माइनस, 1/2 रूट अंडर एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये रूट वाई इधर डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये रूट वाई डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, माइनस का साइन है माइनस दिया, रूट अंडर क्या हो गया वाई बाय रूट अंडर एक्स। तो आपका आंसर कहाँ मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी, रूट अंडर वाई बाय रूट अंडर एक्स विथ नेगेटिव साइन। तो ये आपका आंसर हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, ये भी आपका डिफरेंशिएशन से दिया हुआ है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो फार्मूला है आपका 3 tan इनवर्स एक्स का, उसका फार्मूला ही सिर्फ दे दिया है। तो हम लोग पहले इसका फार्मूला लिख लेता हूँ, 3 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। तो आप मैच करा के देख सकते हो कि ये जो टर्म है इसके साथ मैच कर गया, तो इतना बराबर क्या लिख दूंगा, सीधे इतना लिख देंगे, तो मेरा y क्या आ गया, सिंस y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, और इतना इक्वल टू क्या लिखूंगा, 3 tan इनवर्स x, अभी तो फार्मूला बताया आपको, ये फार्मूला आपका यूज हो गया इसके साथ। आप tan इनवर्स x जो आया आपका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x रिटेन बाय डिफ्रेंशिएशन डी ऑफ y बाय डी एक्स इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर रहा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय डी एक्स एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, और tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो किसके साथ मैच किया, ये आंसर देख रहे हैं ऑप्शन ये, तो आंसर ये होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। ये आपका लिया गया है रेट मेजरमेंट से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक चैप्टर है रेट मेजरमेंट, उससे ये क्वेश्चन उठाया है और 1 नंबर का है। बहुत आसान क्वेश्चन, आसान भी है, रहे भी क्यों नहीं। कहता है क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। पहला चीज ये ध्यान रखना है कि रेट ऑफ चेंज पूछा गया आपसे, वो किसके रिस्पेक्ट में है। तो आपसे साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ क्वेश्चन में पूछा गया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी किसका रेट मेजरमेंट निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ये देखिए एरिया का किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रेडियस की रिस्पेक्ट में। मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो जानते सबसे पहले फार्मूला लिखिए कि लेट, मान लेते एरिया ऑफ सर्कल को ये से डिनोट कर दिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये तो सब आप जानते होंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर, यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल with respect to radius equal to pi is constant taken out from the differentiation part. So I can write differentiation of r square with respect to r लिखने का। अब पाई तो कांस्टेंट रहा, फार्मूला तो आप जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x के पावर n डिवाइडेड बाय, यानी डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू पावर इनटू में आता है, पावर में कम हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई में आता है और पावर में एक कम हो जाता है, और जो टर्म रहेगा वो तो रहेगा ही जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है। तो यहाँ भी पावर इनटू में, पावर में एक कम, r टू दी पावर 2 माइनस 1, तो लिखाएगा कितना, 2 इंटू पाई इंटू आर के पावर 2 में एक जगह एक बचेगा, तो रेडियस के पावर r 1 ही रहा, तो इसको 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है। तो 2 पाई आर हो गया, तो 2 पाई आर। अब देखिए एरिया का जो होता है यूनिट वो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओ सॉरी, एट आर इक्वल टू दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर होगा, तो बाय सेंटीमीटर। अब ये भी दिया हुआ है कब निकालना है, जब रेडियस आर का मान 5 सेंटीमीटर, तो एट आर इक्वल टू लिखूंगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरा जो निकला डी ए अपॉन डी आर, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू, आप रेडियस जगह 5 बैठा दीजिए आर के प्लेस पर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर के प्लेस पर 5 हो गया, तो 5 दूना 10, पाई हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो था ऊपर में बाय सेंटीमीटर। तो ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ये 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। तो आंसर आपका ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से लिया है। ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक चैप्टर है, और विदाउट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू। लेकिन एक और मेथड है डबल डेरिवेटिव मेथड, चलिए लेकिन ध्यान दीजिए इस पर और देखते हैं इसका ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, कि इंक्रीजिंग फॉर सर्टेन रेंज ऑफ एक्स, या तो नॉन ऑफ दीज होगा। तो सॉल्यूशन चलता हूँ, थोड़ा सा जान लीजिए इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनेशन, या तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा छोटा सा, कि यदि कोई फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगा उस इंटरवल के फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जिस इंटरवल में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वैल्यू नेगेटिव होगा उस इंटरवल के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और यदि कोई फंक्शन एक सर्टेन इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग होगा तो उस इंटरवल में फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग होगा। दोनों यदि हुआ तो
अब देखता हूँ इसका कुल मिलाकर के क्या देख रहा हूँ कि यदि कोई फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स और फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 greater than equal to 0 for all x belongs to f dash x greater than 0 थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रही है f dash x greater and equal to 0 for all x belongs to a to b यदि ये साइन यहाँ दिए इक्वल का तो आप यहाँ बिग ब्रैकेट का यूज़ कीजिएगा। आदि आप साइन नहीं देते हैं ग्रेटर इक्वल टू तो स्मॉल ब्रैकेट चलेगा आपको। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन क्या कहलाएगा, फंक्शन जो होगा आपका एफ एक्स वो इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में। यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0 हुआ, लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू a to b, then function is said to be decreasing in this interval। फंक्शन हो जाएगा उस कंडीशन में डिक्रीजिंग। अब कुछ बनाने का ये रूल होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सिंस मेरे पास फंक्शन एफ एक्स कितना है x प्लस कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा। x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x1 प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन एक्स। अब देखते हैं कि सिंस साइन एक्स का जो वैल्यू होता है, सबसे लीस्ट वैल्यू ऑफ द साइन एक्स इज इक्वल टू -1 एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1। यदि लीस्ट वैल्यू भी बैठाता हूँ साइन एक्स के जगह पर तो क्या मिलता है, 1 माइनस ऑफ -1 इक्वल टू 2। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 1 1 ऐड किए तो 2 आ गया। और 2 एक कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। और यदि कोई फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। और ध्यान देने की बात ये है, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हमेशा रियल नंबर होगा। कई फंक्शन ये डिफाइंड है, एक्स का भी डोमेन रियल नंबर है और इस एक्स के लिए भी फंक्शन डिफाइंड है ऑलवेज। तो दो फंक्शन, यदि एफ एक्स एक फंक्शन है, एक अनदर फंक्शन जी एक्स है, और दोनों यदि एडिशन के फॉर्म में दिया हो तो एफ एक्स का डोमेन और जी एक्स का डोमेन का जो यूनियन होगा वो दोनों के लिए यानी एक दिया हुआ फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो इसका फंक्शन यदि रियल नंबर आर है, इसका फंक्शन रियल नंबर आर है, दोनों का यूनियन ले लेंगे तो रियल नंबर आर ही मिलेगा। इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर आर हो गया, यानी रियल नंबर ऑफ द सेट हो गया। अब यदि मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ, इसमें बैठाता हूँ, तो थोड़ा ध्यान देने की बात है कि 1 माइनस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1, जिसको लार्जेस्ट वैल्यू बोले। तो 1 में 1 गया 0, तो 0 ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, लेकिन फिर भी यदि हम लोग वैल्यू देखें तो 0 से कितना आ गया, 2 के बीच में जो पॉजिटिव है। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू दिया। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जब पॉजिटिव दे दिया तो ये ऑलवेज हमेशा क्या हो गया, इंक्रीजिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर ए।